Assalamu alaikum viewers. Today we are again in live session of SIRP with new topic on career counseling and planning to success. And today we have a very special guest, Sadia Haroon. She is working as a director HR planning in HRSI. Sadia is an experienced professional with 24 plus years senior management experience in leading international companies with expertise in HR recruitment industry. She is also CEO and publisher of Pakistan Prime HR magazine, The Grid. She is an expert in career coaching and career counseling and has conducted career counseling and coaching workshops across various academic disciplines to help job seekers and fresh graduates. Besides her professional qualification in business management, she has invaluable experience in business transformation. This is honor for us to have you in our live session to discuss today's topic and we would like to know about your success story please. नवीद भाई आपने अगर कुछ कहना है तो प्लीज ओवर टू नवीद साहब. जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच इजाज भाई. मैं भी वेलकम करता हूं सादिया आपको हमारे इस SIRP के प्लेटफॉर्म पे. यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता चलूं, चूंकि हमारा आपके साथ ये फर्स्ट सेशन है. हमारे पास मिड कैरियर, सीनियर लेवल और इस तरह लोग जुड़े हुए हैं और इस पेज पे हमारा कोई 3000 प्लस जो है वो मेंबरशिप या हम फॉलोअरशिप उसको कह सकते हैं. तो लेट्स सी, अभी आज बड़े एक्साइटेड हैं कि आपसे कई न्यू चीजें जो है हम लर्न करेंगे और ऑडियंस जो है उस पर कैसे हमें रिस्पॉन्स भी देते हैं और हम क्या लर्न करते हैं. टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई वेलकम यू वंस अगेन. एंड बहुत शुक्रिया नवीद बुलाने का, मेरे लिए टाइम निकालने का. और इनफैक्ट अयाज के साथ तो पुरानी सलाम दुआ भी है, आपसे आज मुलाकात हुई है. लॉयर से मिल ही लेना चाहिए, कुछ नहीं पता कब जरूरत पड़ता है. तो जहाँ तक अयाज का सवाल है कि सक्सेस का तो नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी बड़ी अच्छी रही. बहुत जूनियर लेवल से शुरू किया था, आज से कोई 26 साल पहले, और हर पोजीशन पे काम किया, फ्रॉम एन ऑफिसर टू असिस्टेंट मैनेजर टू रीजनल मैनेजर टू देन कोई 12 साल के बाद डिसाइड किया कि भाई अब दूसरी साइड पे बैठते हैं. दूसरी साइड पे बैठने का मतलब ये है कि फ्रॉम नॉट एन एम्प्लॉय के अपना कुछ काम करके देखते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर रही थी. एग्जीक्यूटिव सर्च से काम शुरू किया, जो बढ़ते बढ़ते हम लोग 3 लोगों की कंपनी थी, जो माशाल्लाह आज 120 लोगों की कंपनी है. लोकल थे, इंटरनेशनल एफिलिएशन ली. हम वाहिद कंपनी है पाकिस्तान में जो एग्जीक्यूटिव सर्च में इंटरनेशनल एफिलिएशन लेके काम कर रहे हैं. उसका एक बहुत जो एफिलिएशन लेने का बहुत बड़ा मकसद जो हमारे लिए जरूरी था. देखिए, पाकिस्तान में ये जो करियर काउंसलिंग हो गई, एग्जीक्यूटिव सर्च हो गई, ये बहुत होम ग्रोन किस्म का बिजनेस है. इसमें हम ट्रेन नहीं है, हमारे यहाँ कोई इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है. तो इस एफिलिएशन से हमें ये फायदा हुआ कि हम हर साल कोई 50 to 70 एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट से मिलते हैं, जो दुनिया के हर कोने से आते हैं, और उनसे बहुत चीजें सीखते हैं. हर चीज हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसको लोकलाइज करते हैं. तो एक हमारी टैग लाइन है कि हमारी नॉलेज जो है वो ग्लोबल है, लेकिन हमने उसको लोकली कस्टमाइज किया है. क्योंकि ये जो काम है ये बहुत पर्सनल है, ये मशीनें नहीं है, कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं है, ये वन ऑन वन है, ह्यूमन बींग्स का काम. आप एक दूसरे से मिल के काम करते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करते हुए 16 साल हो गए. क्लाइंट्स बहुत हैरान होते हैं जब मैं उनसे कहती हूँ कि जी ये जो मेरे कैंडिडेट है ये नहीं मूव करेंगे, या इन कैंडिडेट की ये बैकग्राउंड हिस्ट्री, तो कहते हैं आपको कैसे पता है. मैंने कहा बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो आज से 16 साल पहले ग्रेजुएट्स थे और आज जनरल मैनेजर है, उनकी जर्नी मेरे साथ चली. सीखने को बहुत किसी ने एक दफा मुझसे पूछा कि आप थक नहीं जाती हैं, इतने इंटरव्यूज करती हैं. मैंने कहा हर इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि मैं एक नए इंसान से मिलती हूँ. एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट. हर एक के सोचने का अंदाज अलग है, हर एक के समझने का अंदाज अलग है. तो हर इंटरव्यू से मैं कुछ सीख के उठती. सो बिल्कुल बोर नहीं होती, बिकॉज लर्निंग तो कभी खत्म नहीं होती. तो आज आपने बुलाया है, थोड़ा सा बता दूं करियर कोचिंग और काउंसलिंग की तरफ क्यों आई.
7-8 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं जितनी दफा लोगों से मिलती हूँ, बहुत सारे उनके जो सोच है ना अपने काम के हवाले से, वो क्लियर नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग अपने घर के मसाइल काम में ले आते हैं, काम के मिसाइल घर ले जाते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते। और जब बैलेंस नहीं कर पाते, या तो जाती जिंदगी मुतासिर हो रही होती है या फिर आपके ऑफिस की जिंदगी मुतासिर हो रही होती है। और हमारे मुल्क में मेंटरशिप और करियर कोचिंग और प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज से निकल के नौकरियां ढूंढने लगते हैं। उनको भी कोई नहीं बताता कि जॉब कैसे ढूंढनी है, करियर कैसे प्लान करना है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो कोई मसला नहीं है, आप एचआर भी कर सकते हैं। अगर एचआर पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। हम बहुत कुकी कटर के अंदर रहते हैं। सिमिलरली जब कैंडिडेट्स को जॉब मिल जाती है, 4-5 साल काम कर लेते हैं, तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई अब आगे क्या करना है, क्या यही करते रहना है सारी जिंदगी या मल्टीपल जॉब्स करनी है। तो जब मैं बहुत सारे लोगों की बात करती हूँ, तो मैं कोई तकरीबन 20,000 इंटरव्यूज कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा काम है रोजाना मैं लोगों को इंटरव्यू कर रही होती हूँ, हम उनसे बात कर रही होती हूँ। तब मैंने करियर प्लानिंग कोचिंग की तरफ सर्टिफिकेशन ली। और मेरा बहुत बड़ा जो एक जाती पैशन है, दैट इज टू गिव बैक टू द सोसाइटी व्हाट वी हैव। हर एक का स्किल सेट है, और आप जब इतने साल काम कर लेते हैं ना, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उस स्किल सेट को लोगों के साथ शेयर करें। तो स्कूल्स कॉलेजेस में मैं बहुत करियर काउंसलिंग के सेशंस करती हूँ। इसके अलावा वन ऑन वन मेरे सेशन जो होते हैं वो मिड करियर टू सीनियर लेवल होते हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क। अच्छा मैम, ये बताएंगे कि कैरियर एक्सप्लोरेशन के हवाले से कैसे आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे को आज। कि करियर किस तरह से एक्सप्लोर करना है। जी। देखिए, सबसे पहला थम टूल जो है ना वो ये है, उस वक्त करियर को एक्सप्लोर करें जब आप अपनी मौजूदा नौकरी पे बहुत खुश हो। हमारे यहाँ नहीं, यूजुअली लोग नौकरी उस वक्त ढूंढने लगते हैं जब उनकी नौकरी को खतरा हो। ये वो टाइम है जो सबसे गलत है। उस वक्त आप कॉम्प्रोमाइज किस्म के डिसीजंस करते हैं, क्योंकि आपको लगता है नौकरी जाने वाली है या खुदा ना खास्ता जा चुकी है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है, डाउन साइजिंग हो सकती है कंपनी, और आपकी थॉट प्रोसेस एक सा नहीं हो सकता, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि जॉब उस वक्त ढूंढिए जिस वक्त आप अपनी जॉब पे खुश हो। और ढूंढने से मकसद ये नहीं है कि आप हर एक को फोन करके कहें। ढूंढने से मकसद ये है कि इससे बहुत टूल्स हैं, डिजिटल टूल्स हमारे यहाँ बहुत हैं। लिंक्डइन पे एक्टिव हो, डिफरेंट सोशल पोर्टल्स के ऊपर एक्टिव हो। देखिए कि आपके करियर जो काम आप अभी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सप्लाई चेन का काम कर रहे हैं, तो क्या सप्लाई चेन की जॉब्स कितनी हैं। आप अपनी एक विश लिस्ट बनाइए कि मुझे अगले 2 साल में या 6 महीने में या 1 साल में इन 4 कंपनीज में अपने आप को देखना है। उन कंपनीज को फॉलो कीजिए। हम अपनी जबान में इसको रोड मैपिंग है। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक एक्सरसाइज है। आप अगर आप बहुत खुश हैं अपनी जॉब से, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि वीकेंड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लें। सबसे पहले मेरा नाम लिखते हैं कि जी ये इस तारीख को इतने बजे इन्होंने ये मशवरा दिया था। उसके बाद अपनी विश लिस्ट बनाइए कि ये 4 कंपनीज है या 3 कंपनीज है जहां मैं जाना चाहता हूँ, उनको फॉलो करना शुरू करें। अपनी जान पहचान वालों से बियॉन्ड दोस्ती स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम कि भी अगले 2 साल में क्या होने जा रहा है, मैं अपने करियर में देखने जा रहा हूँ। हो सकता है उसमें आप सर्टिफिकेशन कर लें, हो सकता है उसमें आपको लगे कि जहां मैं हूँ वो अभी जगह बेहतर है। एक दो अपने से सीनियर लोगों से मिले, इसलिए मिले ताकि आपको पता लगे कि आगे करियर में कैसे जाना है। हर मुलाकात का डेट लिखें, मकसद लिखें, और 3 महीने बाद उस डॉक्यूमेंट को सामने रख के देखें कि अच्छा इसमें मैं कितने लोगों से मिला, मुझे क्या मशवरा मिला। हो सकता है मेरी तो आप लोगों को ये सजेशन होगी कि एक दो इंटरव्यूज भी देखे, ताकि आपको अपनी मार्केट वैल्यू पता लगे। वो इंटरव्यू देने का मकसद ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ रहे हैं,
आप कंफर्टेबल हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी फर्क होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी फर्क होती है, आपको रिस्पॉन्स भी उसी तरह मिलती है। देखिए मैं जब इंटरव्यू करती हूँ ना, तो पहले 30 सेकेंड्स होते हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, पहले 30 सेकंड में इंटरव्यू करने वाला अपना डिसीजन ले चुका हो। अब वो 30 सेकंड में जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ना, कभी मुझे तो नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो चेक करने आया हूँ, तो आपकी थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो एक्सप्लोर करने के लिए जरूरी है उस वक्त एक्सप्लोर करें जब आप जॉब में हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ, मैं एक इस वक्त काफी अच्छे सीनियर रोल पे काम कर रही हूँ, एक कैंडिडेट है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, मैंने क्लाइंट से जिक्र किया, क्लाइंट ने कहा हम मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा देखिए जो आपके पास सैलरी का बजट है, मेरे कैंडिडेट की सैलरी से कहीं ज्यादा, उनका आप उनसे बात करके देख लीजिए। मैंने जब आज कैंडिडेट से बात की, उसने कहा जी बिल्कुल मिलूंगा, लेकिन ना एचआर से मिलूंगा, ना किसी मैनेजर से मिलूंगा, डायरेक्टली डायरेक्टर से मिलूंगा, और अगर वो उसके लिए तैयार है तो आई कैन हैव अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? जब आपको अपना काम आता है और आप अपनी जॉब पे बहुत खुश हो। ये कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं होता जब आप विदाउट अ जॉब। तो इट्स इम्पोर्टेंट, आई आस्क, एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर तब कीजिए जब आप अपनी जॉब पे, नॉट वंस यू लीव अ जॉब। एक्सीलेंट। इसमें यास भाई मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल एक आपने बात अच्छी की कि एक तो लर्निंग भी रहती है, आपको मार्केट ना सिर्फ अपने आप को आप वे करते हैं कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, बल्कि एक्सपेक्टेशंस का भी पता चलता है कि अभी मार्केट में इस लेवल पे क्या एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं। तो अभी चूंकि ये साथ कमेंट्स भी चल रहे हैं, तो इसमें अभी एक कमेंट हमारे पास आए हैं। एंट्री लेवल पे अभी जैसे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कैरियर काउंसलिंग रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट्स को, यंग ग्रेजुएट्स को, जो बिल्कुल अभी यूनिवर्सिटीज से निकल रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप टिप देंगी? अभी जो हमने बात की वो आई थिंक वो मोर और लेस जो मिड लेवल लोगों के लिए आपने बात की है। एंट्री लेवल लोगों के लिए भी कुछ गाइडेंस और रोड मैपिंग का बताइए प्लीज। देखिए एंट्री लेवल पे जो बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं और जो ग्रेजुएट करने वाले हैं, और मेरा उन सबको एक बहुत बड़ा जो मैं चीज फेस करती हूँ, बार बार फेस करती हूँ, ये बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि इनको इतने की ही सैलरी मिलेगी तो हम काम करें। और जब मैं इंटरव्यू भी करती हूँ ना यंग बच्चों को, तो पूछती हूँ कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो कहते हैं कि जी 70,000। और मेरा सवाल होता है 70,000 क्यों है? अभी तो आपने ग्रेजुएट किया है। क्यों? मेरी क्लास के उस बच्चे, दो बच्चों को मिली थी। तो क्लास में तो दो बच्चे नहीं होते ना, क्लास के जो बैच ग्रेजुएट करता है 100-150 का ग्रेजुएट करता है। आपने कैसे बेंचमार्क किया कि दो को अगर 70,000 की मिल गई तो हमें भी मिलनी चाहिए? और मेरा हमेशा एक और सवाल होता है कि मैं आपको क्यों 70,000 दूं? तो उसका किसी के पास जवाब नहीं होता। मैं इन तमाम बच्चों से एक बात कहूंगी कि आप जरूर अपनी आइडियल कंपनी की लिस्ट बनाइए, लेकिन उसके साथ लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी भी बनाइए कि मैंने अगर यूनिलीवर, रैकेट, कोक, पेप्सी, नेस्ले में अप्लाई करना है तो मैंने उसके साथ सफायर में, फौजी फर्टिलाइजर में, लोकल कंपनी शान फूड में, टपाल में, बुराक में, इन सब में अप्लाई करना है। वो बच्चे सिर्फ फोकस कर रहे होते हैं मल्टीनेशनल पे, बड़े नामों पे, जहां पे एक या दो मैनेजमेंट ट्रेनी रखे जाते हैं, वर्सेस पीटीसीएल में 300 मैनेजमेंट ट्रेनी रखा जाता है, जोंग में 150 मैनेजमेंट ट्रेनी रखा जाता है। एंड यू मिस द बोट by focusing on those 10 companies जहाँ पूरे पाकिस्तान के बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं हर यूनिवर्सिटी से। तो प्लीज टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों जगह अप्लाई करें, अपने तमाम दोस्तों से, अपने वालिदैन के दोस्तों से, अखबार से, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कीजिए। अपना फोन उठाइए, सुबह 12 बजे तक ना सो, क्योंकि कंपनी, रिक्रूटर, एचआर मैनेजर दोबारा फोन नहीं करता, उसके बाद 200 लोग और होते हैं। अपनी ईमेल जो है वो बड़ी प्रॉपर रखें, papasprincess@gmail.com ना रखें। वो अच्छा था जब तक आप कॉलेज में थे, अब आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं ना, तो प्रॉपर ईमेल्स रखें,
प्रॉपर सीवी बनाएं। सीवी की हर टेम्पलेट आपको गूगल पे मिल जाती है। जाके देखिए कि सीवी अब कैसे बनते हैं। अब तो पुराने तरह कन्वेंशनल सीवी खत्म हो गए, अब तो 1 मिनट का वीडियो देखा जाता है। अपने आप का शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, ये चीजें ज्यादा जरूरी है। सैलरी के ऊपर कंसंट्रेट ना करें, कंसंट्रेट करें कि पहली जॉब आपको मिले, आपको एक्सपीरियंस हो। दूसरा, जॉब कैसे ढूंढना है, जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं कि हर जगह एप्लीकेशन कीजिए। और ये याद रखिए, एज वी स्पीक नाउ, कोविड-19 की वजह से पहले अगर 3 महीने में मिलती थी जॉब, तो 6 महीने में मिली। लेकिन इस टाइम में अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, बेकार ना बैठे। फ्रीलांस काम बहुत मिल रहा है, और हमारे जैसे लोग जो एक्सपीरियंस है, हम भी कहते हैं हमें कोई फ्रीलांस बच्चा मिल जाए, वो हमारा काम करता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, भी मुझे कुछ कंटेंट बनवाना था, चीजें चाहिए थी। एक बच्चे को हमने एंगेज किया, सैंपल्स मांगे, जो उसने पैसे मांगे थे, हमने कहा बिल्कुल विल गिव यू 50% एडवांस एंड 50% व्हेन यू फिनिश द वर्क। वो काम आज तक नहीं हुआ। तो जो कमिटमेंट करें वो पूरी करें। फ्रीलांस काम बहुत तवज्जो दें। द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ अस। काम का तरीका बदल रहा है और बदल चुका है। अपने आप जितना आप वर्चुअल काम शो कर सकते हैं ना फ्रीलांस करके, उतना आपका सीवी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर इस वक्त आपको कोई ये कह रहा है कि जी मैं आपको 1 महीने के लिए इंटर्नशिप पे रख रहा हूँ, 10,000 रुपए दूंगा, प्लीज कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, मैं इस यूनिवर्सिटी से गया, क्योंकि आपको इस वक्त एक्सपीरियंस की जरूरत है। जब सीवी अयाज साहब के पास या नवीद के पास या मेरे पास आता है, फ्रेश ग्रेजुएट वर्सेस किसी ने 2-3 चाहे 2-2 महीने की इंटर्नशिप की हो, मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। मुझे लगता है मुझे अब इस बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, ही नोस द बेसिक्स। सो मेन चीज ये है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 तीनों कंपनीज को फोकस करें, आइडियल कंपनीज के अलावा, ताकि यू डोंट मिस दैट बोट। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोकल कॉर्पोरेट्स के साथ काम करें, क्योंकि अब आगे जो टाइम आ रहा है वो लोकल कॉर्पोरेट्स का आ रहा है। एमएनसीज तो बहुत कम है, और ग्लोबल रिसेशन की वजह से मजीद कम हो जाए। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है। ये जो वीडियो रिज्यूमे की आपने बात की अभी, तो पाकिस्तान में तो मैंने 1-2 जगहों पे ये एक्सपीरियंस किया कि लोगों ने वीडियो रिज्यूमे मांगा, लेकिन हम जब किसी से इन यूजुअल बात करते हैं हायरिंग के वक्त, या हम क्योंकि एचआर प्रोफेशनल्स हैं, हमारा डेली हम लोग इसको देख रहे होते हैं, तो लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे भी लोगों को बताएं कि जो वीडियो रिज्यूमे है, इसका कॉन्सेप्ट दुनिया में कब से आया है, और यहाँ पाकिस्तान में इसका क्या इसको किस तरह दिख रही है? देखिए यार, वीडियो रेज्यूमे तो दुनिया में तो पिछले 6-7 साल से, बल्कि उससे भी पहले है। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ से मल्टीनेशनल्स हैं जो करती हैं, बिकॉज उनका ग्लोबल मैंडेट है। इनफैक्ट इस वक्त हम बात करें तो मैं डिजिटल रिक्रूटमेंट के एक प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ, जहाँ इस वक्त मेरे पास 500 लोगों का वीडियो रेज्यूमे मौजूद है। चूंकि ये नई चीज हमारे लिए नई चीज है, तो जब आप वीडियो रेज्यूमे इसलिए बनाते हैं, और खास तौर से अब इन पर्सन इंटरव्यूज नहीं हो रहे, ना होंगे जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तो आप स्टैंड आउट करते हैं। अगर मेरे पास या नवीद के पास या आपके पास स्टैंडर्ड सीवी आता है, साथ एक वीडियो रेज्यूमे आता है, आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको लगा के देख लें। वो 1 मिनट है जिसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है, अपने बारे में बताना है आपने, और उसको बहुत कैजुअल भी नहीं रखना और बहुत फॉर्मल भी नहीं रखना। ये मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बात कर रही हूँ। आपने बताना है आपने क्या पढ़ाई की है, आपका क्या जीपीए था, आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, आपकी हॉबीज क्या हैं। और हॉबीज हैव टू बी डिफरेंट। आप क्या चीज एंजॉय करते हैं और आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, दैट्स इट। सिर्फ ये एक कैजुअल सी चीज है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाय द वे, ये ऐसे नहीं होता कि आपने एक दिन सोचा बना लिया। बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है कि आप जो वीडियो रेज्यूमे बना रहे हैं, तो बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, आप फॉर्मली ड्रेस्ड अप होने चाहिए,
क्लैरिटी ऑफ वॉइस होनी चाहिए, पीछे से शोर नहीं आना चाहिए। और हमने भी जो 500 डिजिटल रेज्यूमे इकट्ठे किए, हमने इसका टेम्पलेट शेयर किया था कैंडिडेट्स के साथ, बकायदा के ये एसओपीज हैं, और साथ हमने एक सैंपल वीडियो भी दिया जो इस वक्त लोग देख रहे हैं। आप गूगल पे जाइए और वीडियो रेज्यूमे वो सैंपल्स आपको मिल जाएंगे, दे विल मेक यू स्टैंड आउट। और ये हर लेवल पे हो रहा है बाय द वे, हमारे यहाँ नहीं हुआ। और इसमें हम एचआर प्रोफेशनल की मैं समझती हूँ कि कोताही है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इससे फौरन पता लग जाता है कि भी एक जो विजुअल चीज होती है ना, वो बहुत डिफरेंट इफेक्ट होती है। अच्छा, आपकी ही कैंडिडेट भी जी स्टैंड आउट कर जाता है जब वो वीडियो रिज्यूमे भेजेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोग फेमिलियर नहीं है। तो आज इस वक्त कंपटीशन के अंदर एटलीस्ट कोई जो अभी चंद माह तो कम से कम इसका फायदा उठाया जा सकता है। आज जब ये हम इस टिप की बात कर रहे हैं, तो अगर आज नाइट में किसी ने रिज्यूमे सबमिट करना है या नेक्स्ट फ्यू डेज में करना है, तो उसको अपना वीडियो रिज्यूमे साथ ऐड कर देना चाहिए। और वो शायद इस सूरत में भी हो सकता है कि वो अपने YouTube पे अपलोड कर दें और आप ईमेल के अंदर उसका लिंक दे दें। आई थिंक इज दिस द राइट वे? दिस इज द राइट वे। एंड नवीद, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये अगले चंद महीने नहीं होगा। कंपनीज ने ऑलरेडी देख लिया है कि लोग वर्कआउट ऑफ होम कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं आया, कंपनीज के फिक्स एसेट की कॉस्ट बहुत कम हुई है, तो कंपनीज ने ऑलरेडी प्लान कर लिया हुआ है कि इसी मॉडल को हम चलाएंगे। तो जब, और देखिए एचआर इज अ सपोर्ट फंक्शन, जिसमें आपको पूरे स्टाफ की जरूरत नहीं होती है, बहुत सपोर्ट फंक्शन वर्क आउट ऑफ होम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ ये बात है कि आप इस कितने प्रोएक्टिव है। 4 कंपनीज का, मैं इस वक्त आपको कोई 30-35 कंपनीज का बता सकती हूँ जिन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि अब वर्कआउट ऑफ होम होगा। एंड दीज आर नॉट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर मिड टू लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आप बात करें, ये इस वक्त जो यूज कर लेगा ना वीडियो रेज्यूमे वगैरह, वो स्टैंड आउट करेगा, एंड दैट शोज प्रोएक्टिवनेस, एंड ये चीज आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। आप देखिएगा अगले 6 महीने में लोग डिमांड करेंगे कि भाई हमें आप अपना 1 मिनट का वीडियो लिंक भेजिए, और यही है, आप यूट्यूब पे अपना करें, अपलोड करें और लिंक भेज दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ये जैसे आपने कहा कि अब वर्क फ्रॉम होम का मॉडल जो है वो सस्टेन कर जाएगा, और उसके लिए भी अभी ये सॉर्ट ऑफ अभी तो पेंडेमिक का एंडिंग फेज लगता है कि शायद स्टार्ट हो गया है, क्लाइमेक्स इसका खत्म हो चुका है। तो इसमें मीनवाइल मल्टीटास्किंग के ऊपर भी स्किल इनहेंसमेंट के ऊपर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेरीज और प्लानिंग और एवरीथिंग आ रही होती है। तो अभी कुछ आप देख रही हैं कि जॉब रोल जो हैं वो मिक्स होंगे, या कुछ उनके अंदर क्या एडिशन होगी, कि आप बिल्कुल एक पिछले ही कन्वेंशनल रोल्स ही फ्यूचर में भी हम फोर्सी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कन्वेंशनल रोल्स खत्म हो जाएंगे, आपके सपोर्ट फंक्शंस मर्ज होंगे। इसलिए मर्ज होंगे क्योंकि इकोनॉमी के साथ ही सारा कुछ चलता है ना, जहाँ तो जो आपने नवीद एक बात की ना मल्टीटास्किंग की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब, आप अपने आप को ले लीजिए, अयाज ले लें, मैं ले लूं, हम एक तो कोर काम कर रहे होते हैं ना, जो हमारा जॉब टाइटल है या हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम खामोशी से बैठ के एक दिन सोचें, तो हम हर कोई कम से कम 1 से 2 फंक्शन बैकग्राउंड में भी कर रहा हो। आपने ये डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जो आपका कोर काम है, या वो जो आप 1 या 2 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अपनी टीम के साथ या अपने बिजनेस के साथ कर रहे होते हैं, आपने उनको एनहेंस करना है। अगर आप एचआर में हैं तो आपको अब फाइनेंस की तरफ जरूर देखना चाहिए, बिकॉज एचआर इज नाउ नो मोर एचआर। ये नंबर्स के साथ काम होगा कि बिजनेस यूनिट हेड को आप ये बताएंगे कि जी आप इतना कमा रहे हैं, इतना आपका खर्चा है। और ये एचआर वाला ये नहीं कहेगा कि लोग बढ़ गए, वो आपके नंबर्स लेके आपसे बात करेगा। सो मैं आपको बताऊं, एंग्रो पिछले बहुत सालों से अपने कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढता है, which was never done before। वो बिकॉज वो नंबर्स गेम है ना, रिवॉर्ड्स का फंक्शन।
सिमिलरली आपके कस्टमर सर्विसेज वाले जो हैं वो अब सिर्फ कस्टमर सर्विसेज नहीं करेंगे, वो कस्टमर जर्नी करेंगे, which means के एक्सपीरियंस भी आएगा, क्वालिटी भी आएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर इस टाइम को हमें इस्तेमाल इसलिए करना है कि इसमें हमें वर्चुअली भी एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो वर्चुअली हम कैसे एक्सपर्ट होंगे? जब हम वर्चुअल कोर्सेज करेंगे। हम जिस तरह आप एक आज अपना वेबिनार कर रहे हैं, ये मुसलसल हो रहा है। पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले रेगुलरली इस वक्त वेबिनार्स कर रहे हैं और उसमें सिर्फ यही बात हो रही है, वहां बहुत सीनियर लोग आ रहे हैं। जितने लोग जितने ये सेशन अटेंड कर सकते हैं उनको करना चाहिए। सप्लाई चेन अब सिर्फ सप्लाई चेन नहीं रहा, ये एक जमाने में सप्लाई चेन था, इसमें परचेज भी शामिल है, इसमें लॉजिस्टिक्स भी शामिल है। तो चीजें क्लब हो रही है, ये आप बिल्कुल ठीक बात करें। अब हर एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन है कि वो एट ए टाइम 2 से 3 हैट्स पहन सके। और इसमें जो बहुत जरूरी बात है, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप कितनी जल्दी ये कर सकते हैं कि जी अभी मैंने ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टीम मेंबर के साथ मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी सब बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे, कन्वेंशनल रोल्स खत्म हो जाएंगे। ये तो ऑल अयाज फोर फ्रंट में है, ये रिटेल में है। हम समझ रहे थे 2019 तक के अब तो रिटेल के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहिए। आज मुझे बताएं रिटेल कहाँ है? सबसे बड़ी हिट रिटेल की पड़ी है ग्लोबली एंड लोकली। ई कॉमर्स पे चला गया सारा ई कॉमर्स में चला गया और हम कहते थे वो रिटेल करने वो तो जाएगा और अब रिटेल नहीं है। तो आप हमें ग्लोबल देखिए, हमें आदत नहीं है रिसर्च करने की, हमें आदत नहीं है पढ़ने की। हम जियो न्यूज और AIY न्यूज देख के सियासतदान बन जाते हैं। वी नीड टू गेट अवे फ्रॉम दैट। आपको इस वक्त देखना चाहिए गार्डियन में क्या आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या आ रहा है, BBC पे क्या आ रहा है, ताकि आप उनको देख के फ्यूचर प्लान करें। इस वक्त हर बिजनेस वर्चुअल होता जा रहा है, तो हर रोल भी वर्चुअल हो रहा है। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि जो अभी आपने नंबर गेम्स की बात की, आजकल एक बड़ा बूम आया हुआ है कि जी BI पे लोग बड़ा फोकस कर रहे हैं कि जी बिजनेस इंटेलिजेंस को जो ना लर्न किया जाए। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूवर्स को और हमारे प्रोफेशनल्स को कि वो इससे किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं। यार बहुत सारे वर्ड जो है ना वो बज़वर्ड्स बन जाते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल हो गया, यू नो हर वर्टिकल में ये वो चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, आपको आगे लेके भी जाती हैं। लेकिन उसको ये देखना जरूरी है क्या जिस जहाँ आप बैठे हैं वो कितना आपको सपोर्ट करेगा। लोग जाके लाख हजारों डॉलर्स खर्च करके NCR से और इधर से समर कोर्सेज करके आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इसका जवाब ही चाहिए कि उनको कितना, क्या उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके हैं। BI इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, वर्चुअल, डिजिटल, ये सब इकट्ठे हैं, लेकिन आइसोलेशन में मैं नहीं इसका जवाब दे सकती। क्योंकि आप अगर इस वक्त सारे लोग बिग डेटा की बात करते हैं, मुझे कोई इसकी जरा ये बता दे पाकिस्तान में बिग डेटा इस्तेमाल करते नहीं, हार्डली एनीबॉडी। क्योंकि हमने जमा कर लिया, डू वी यूज इट? क्या रिटेल वालों ने वो बिग डेटा इस्तेमाल किया इस वक्त कि हमारे पास इतना वॉकिंग कस्टमर आता था जो के जिनका डेटा हमारे पास मौजूद था? कितने रिटेल वाले हैं जिन्होंने उनको रीच आउट किया? हार्डली एनीवन। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना या वेबसाइट बनाना का कोई फायदा नहीं है। सो बिजनेस इंटेलिजेंस का भी मेरा जवाब यही है कि आप पहले अपनी बिजनेस नीड देखिए और ये देखिए जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसमें कितना फायदा। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट डूइंग कोर्सेज एंड एवरीथिंग। परफेक्ट हो गया। अच्छा, रिज्यूमे के अंदर आप जब हम एक पेपर रिज्यूमे देखते हैं तो अक्सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब भी किसी भी कैंडिडेट से उसके ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता उस तरह से। तो इस पे आप थोड़ा सा बताएं कि जो रिज्यूमे हैं उनको किस तरह से अपना डिजाइन करना चाहिए, किस तरह राइटअप करें उसको, वो कि जो चीजें उसमें लिखी हैं वो उसको एक्सप्लेन करने में हेजिटेट ना हो। अच्छा यार, देखिए रेज्यूमे जो है ना
वो हर 5 साल बाद बदल जाता है। जो करियर के पहले 5 साल का रोटेशन होता है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड होता है कि जी मैंने ये काम भी किया, ये भी किया, ये भी किया, या मैं ये काम कर रहा हूँ। बिकॉज आप करियर के 1-2 सालों में तो कोई अचीवमेंट आपकी नहीं होती ना, यू आर इन अ लर्निंग फेज। उसके मैं आपको जवाब इसका देती हूँ एक्सप्लेन करने के बाद, फिर जो 5 से 10 साल का रिज्यूमे होता है वो बिल्कुल फर्क होता है, और फिर जो 15+ ईयर्स का होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो आपका सवाल है कि भाई क्या चीज होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस नहीं होना चाहिए, हॉबीज नहीं होनी चाहिए, रेफरेंस प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये बड़े ओल्ड फैशन चीजें। तो ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए, इसकी किसी को जरूरत नहीं। अच्छा, ट्रैवल कहाँ किया है वो भी नहीं होना चाहिए, दोज आर वेरी पर्सनल थिंग्स, वो अब इम्प्रेस नहीं करते। और क्या होना चाहिए, बहुत अच्छी प्रोफेशनली खींची हुई तस्वीर होनी चाहिए, आपका फोन नंबर, आपका ऑर्डिनेट फोन नंबर और आपका पर्सनल ईमेल होना चाहिए। 3 लाइनों में करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फॉर फ्रेश ग्रेजुएट टिल 5 years, कि ये मैं करना चाहता हूँ। फ्रेश ग्रेजुएट्स अब सिर्फ अपना जीपीए लिखें और अपने मेन कोर्सेज लिखें, पूरी 4 साल की कहानी ना लिखें, दैट्स इट। इंटर्नशिप्स की हैं तो इंटर्नशिप्स लिखें, प्रोजेक्ट्स किए हैं तो प्रोजेक्ट्स लिखें। सीवी लंबा नहीं होना चाहिए, सब्सटेंस के साथ होना चाहिए। हमारा बहुत फोकस होता है 3 पेज का भेजते हैं, 2 पेज का भेजते हैं, फॉन्ट बड़ा करते हैं। फॉन्ट और कलर्स नहीं होनी चाहिए, हर कंपनी का लोगो नहीं लगाना चाहिए। सो फ्रेश ग्रेजुएट्स और अर्ली जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए तो मेरा मशवरा ही है, 5 साल के बाद आपके करियर में ऊपर करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अगला कॉलम अचीवमेंट्स का होना चाहिए। अचीवमेंट्स आपकी सब्सटेंशिएट होनी चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं तो आपके नंबर्स होंगे, आप एचआर में हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आप सप्लाई चेन में हैं तो आपके उसमें भी नंबर्स होंगे कि ये आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतनी आपने सेविंग करके दी। आप अगर लीगल में है तो आपने केसेस सॉल्व किए होंगे। तो पहली चीज जो होनी चाहिए अचीवमेंट की होनी चाहिए कि जब रिक्रूटर देखे तो स्ट्रेट अवे वो आपकी अचीवमेंट देखे, और नीचे फिर आप अपनी जॉब्स दे सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन उसमें कम होगी। आप अगर 5 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर हैं तो आपके नीचे 2 एग्जीक्यूटिव होंगे, जरूर बताना चाहिए कि आप टीम मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज उससे पता लगता है कि आप में वो सलाहियत है कि आप मैनेजर बन सकते हैं। जब फिर आप 10 साल पे आते हैं तो फॉर्मेट वही रहता है, अचीवमेंट बेस्ड रहता है, करियर हाइलाइट्स रहती हैं, और अगेन कंपनीज के जो जहां जहां आपने काम किया है डेट्स उस पर डाले, जरूर डालिए। अक्सर लोग सिर्फ अपना टाइटल डाल देते हैं, कंपनी का नाम डाल देते हैं, अपना जितने साल उन्होंने वहां काम किया वो नहीं डालते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपने 10 साल गुजार लिए तो अपनी पहली 2 जॉब के सिर्फ टाइटल डालें, उनके अंदर से डिस्क्रिप्शन। ट्रेनिंग क्योंकि कंपनी भी बहुत कराती हैं, लोग भी करते हैं, ट्रेनिंग वो डालें जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करें आपके जॉब पे। हर तरह की ट्रेनिंग 12 से ट्रेनिंग डालने की जरूरत नहीं। जब आप 15 साल काम कर लेते हैं फिर आपको सीधी मजीद छोटा हो जाना चाहिए, बिल्कुल अचीवमेंट बेस्ड हो जाना चाहिए। आपकी हर जॉब सिर्फ एक लाइन में लिखी होती है। जो आपका सीवी है ना, आइडियली 2 पेज से बड़ा नहीं होना, उससे बड़ा सीवी जो है उसका फायदा नहीं होता। अभी मैं किसी की करियर काउंसलिंग कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं सीवी में सब कुछ नहीं डालूंगा, फिर वो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। ये भी अप्रोच गलत है। ये अप्रोच इसलिए गलत है क्योंकि पहले तो सीवी आएगा ना, वो सीवी की बेस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो। अगर आपने अचीवमेंट्स डाली नहीं तो आप शॉर्टलिस्ट कैसे होते। और सीवी राइटिंग एक प्रोफेशनल काम है, आपको रेज्यूमे राइटर्स भी मिल जाते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर चाहे आप रेज्यूमे राइटर से मंगवाएं
लिखवाएं या आप खुद अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के लिख लें। आपने वो सब काम किए हो, क्योंकि अयाज तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोग बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट करते हैं और वो काम किया नहीं होता, वो इंटरव्यू में नजर आता है, फौरन क्लियरली नजर आता है। तो सिर्फ वो चीजें बताएं जो आपने की हुई है। अच्छा, बहुत लोग अपने सीवी में अगर कहीं 6 महीने या 4 महीने जॉब की है, वो जॉब्स निकाल देते हैं। ये बहुत गलत है, बिकॉज बैकग्राउंड चेक होती है। हमारा एक पूरा बिजनेस है जहाँ हम लोग काम करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। आप ये जरूर बता सकते हैं कि आपको छोड़ने का रीजन क्या था, लेकिन सीवी में हर जॉब होना जरूरी है। अच्छा, एक और मुझे थोड़ा सा व्यूवर्स के हवाले से एक सवाल था कि अक्सर एक सवाल होता है एचआर की तरफ से कि जी आपकी बड़ी मल्टीपल स्विचेस हैं, तो इसको बहुत से लोग नेगेटिव लेते हैं और बहुत से पॉजिटिव लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्लीज अगर आप एलिब्रेट कर दें थोड़ा सा। देखिए, अगर मल्टीपल स्विचेस आपके, हर स्विच के बाद आप एक कंपनी में गए, हर स्विच के बाद आपकी या सैलरी बेहतर हुई है या आपका रोल बेहतर हुआ है, तो वो आप उसको पॉजिटिव लीजिए। और हर दफा तो आपके पास तो कोई जवाब नहीं है इसको नेगेटिव लेने का। और अगर रीजन पर्सनल थे या प्रोफेशनल थे, भी अपफ्रंट अबाउट इट। मैं पॉजिटिव वाली की बात नहीं करूंगी क्योंकि उसका जवाब देना सबको है। मैं नेगेटिव की बात करूंगी, जो लोगों को लगता है कि उसको मल्टीपल फ्यूचर है, तो उनसे कही कि देखिए, मैं यहाँ पे अगर था या थी, तो मेरे लिए अगली जॉब में लर्निंग ज्यादा थी, या मेरे लिए मेरा रोल बड़ा था, या अगर कोई जाती रीजन है तो बी अपफ्रंट अबाउट। इस चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। ये राइट है क्लाइंट को कि वो आपसे पूछे कि आपने 6 महीने में जॉब क्यों चेंज, और आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप जितनी सच्चाई के साथ बताएं, उतना बेहतर है। क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो शायद 5 सालों के इंटरव्यू लेने के बाद आपको इंटरव्यू दे, तो वो आप क्लियरली देख सकता है कि क्या रीजन है। बात पर्सनल था कि जी फैमिली लाइफ में इशू था, या बॉस से नहीं बनी, या कम आपने ज्वाइन किया था और आपका ख्याल था कि मैनेजमेंट स्टाइल और आपका वर्क स्टाइल एक होगा, वो नहीं हुआ, तो यू रियलाइज एंड यू मूव ऑन टू अनदर जॉब। बट बी अप, इसको कभी भी, हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं इन चीजों में। मैं इंटरव्यू करती हूँ, लोग एक्चुअली बकायदा नाराज हो जाते हैं। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। आप जब अपने इंटरव्यू में बैठे, बी प्रिपेयर्ड कि आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको नीचा दिखाने की नहीं हो रही होती, प्रॉपर टॉलरेंस लेवल चेक करने के लिए हो रही होती कि क्या आप में इतनी टॉलरेंस है कि अगर आपसे कोई टफ बात करे तो आप उसको किस तरह हैंडल करें। 60% to 70% ऑफ द टाइम जब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करती हूँ, कैंडिडेट एग्रेसिव हो जाता है, और ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, हमारे पास वही आधा घंटा है जिसमें हमने आपको हर चीज पे चेक करना है। या फिर जो अयाज ने बात की, इस चीज कैंडिडेट का जो रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलता है, वो एग्रेसिव वाला होता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल मैच करके रखें अपने जवाब के साथ। और अगर नर्वस हो रहे हैं तो बता देते मैं अगर नर्वस हो रहा हूँ, कहना है वो क्लास फोटो। ये इन चीजों से ना चीजें आपको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाती है, वर्सेस कि आप आए बाएं शाएं करके गलत जवाब। इसमें बिल्कुल मैं थोड़ा सा अब सीवी और रिज्यूमे के ऊपर काफी हमने कम्प्रिहेंसिव बातचीत कर ली। अपने शॉर्टेज ऑफ टाइम को देखते हुए टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। सीपैक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, जिसके अंदर कोई तकरीबन 11-12 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कराची और फैसलाबाद मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। हमारा ये पेंडेमिक का चैलेंज ठीक है, अपनी जगह एग्जिस्टिंग मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट और उससे कनेक्टेड इंडस्ट्री है, वो उनकी इंपोर्ट्स भी हो रही हैं और वो एक इरेक्शन फेज जो है उसका चल रहा है।
तो सीपैक फ्यूचर जॉब्स के हवाले से कितना ये वैल्यू कर रहा है कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग जॉब्स पे हैं लोग, तो उनको आर दे प्रिपेयर्ड के जी जो ही वो इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, लग जाएगी, और ये सिंपली जाके स्विचिंग करेंगे और सीपैक प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके नौकरियां कर लेंगे। तो सीपैक के ऊपर आप लोगों की HRSI की क्या स्टडीज हैं, इसको कैसे मैन पावर इसके लिए तैयार की जा रही है, या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड होगी या नहीं रिक्वायर्ड होगी, ये एक नॉर्मल फेज होगा, गुजर जाएगा? देखिए नवीद, इंटरेस्टिंगली मैं 2 जाइंट्स के साथ काम करती हूँ जो दोनों चाइनीज हैं। एक है अलीबाबा और दूसरा है जॉब। एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है स्टेट ओन्ड कंपनी। मुझे हुकूमत का तो नहीं पता, हमारे लोग बिल्कुल तैयार नहीं। चाइनीज के साथ काम करने का माइंडसेट बिल्कुल फर्क है। वो सिर्फ काम करते हैं, वो कुछ और नहीं करते। हमारे लोग इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है, इस वक्त अगर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है किसी को, चाहे वो स्टूडेंट है, मैं हूँ, आप हैं, हमसे जूनियर है और हमसे सीनियर है, अगर हमने सीपैक में सक्सेसफुल होना है तो हम सबको मैंडेरिन आनी चाहिए। दैट इज अ मेजर प्लस पॉइंट विद चाइनीज। अगर आपको मैंडेरिन, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, और उनके जो लोग उर्दू जानते हैं वो बड़े सीनियर लेवल्स पे हैं, या वो डिप्लोमेटिक या के साथ काम करते हैं, वो कंपनी में काम नहीं करते। तो एज अ प्रोफेशनल्स हमें मैंड्रिन आनी चाहिए। हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बिल्कुल चाइनीज के आने से जॉब्स आएंगी, लेकिन ये याद रखिए सीनियर लेवल की सारी जॉब्स चाइनीज के पास होंगी। हमें कभी भी पाकिस्तानियों को सीनियर लेवल की जॉब्स नहीं मिलेंगी। सीईओ, डायरेक्टर्स सब चाइनीज होंगे। चाइनीज इसी मॉडल पे काम करते हैं। हमारे पास जूनियर टू मिड लेवल और मिड टू सीनियर लेवल की जॉब जरूर होगी, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हर एक ने सीईओ नहीं बनना, हर एक ने जनरल मैनेजर नहीं बनना। रूम बहुत है, बट हमें अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये चाइनीज बहुत नॉन ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं। अगर आपका ख्याल है कि ये रिक्रूटर्स के पास आएंगे, ये अखबारों में इश्तेहार देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जितनी चाइनीज कंपनीज आई हैं वो बहुत क्वाइटली अपना काम कर रही हैं। उन्होंने अगर नवीद साहब को हायर कर लिया, अयाज को हायर कर लिया, तो उनके थ्रू ही लोग हायर होंगे। सो वो जो कहते हैं ना नेटवर्किंग, इस वक्त प्रोफेशनल्स के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। एक कंपनी है फोर गॉर्जियस डैम्स, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है डैम्स के हवाले से। उनके पास टोटल 3 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, बाकी सारे चाइनीज है, क्योंकि वो टेक्निकल है। और इस वक्त जो सीपैक की कंपनीज हैं वो सारी टेक्निकल स्टेज पे है ना नवीद। आप मैं फैसलाबाद स्पार्क की वजह से जाती हूँ, मैं फैसलाबाद, मेरे 2 और क्लाइंट्स हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा एक क्लाइंट है टर्किश है, हयात कीमिया, उनकी फैक्ट्री के साथ 3 चाइनीज और फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, और वहां पे लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि मेरे टर्किश क्लाइंट की फैक्ट्री बंद हो जाती है। So we as a nation are not prepared, and we should be prepared, because वो एक पार्ट है जिससे हमें बहुत ज्यादा, जो इस वक्त हमारे लोग, जो हुकूमत बार बार बात करती है बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए आप तैयार हो जाएं कि जैक मा, जो अली बाबा का ओनर है, उसने कहा था 996। 996 का मतलब है सुबह 9 से शाम 9 बजे तक, हफ्ते के 6 दिन। तो मैं हर एक को कहती हूँ मैं अली बाबा के साथ काम करती हूँ, उन्होंने झूठ बोला था। इट्स नॉट 996, इट्स 24/7। देयर इज नो टाइम। इफ वी आर रेडी फॉर इट, सीपैक में बहुत काम है हमारे लिए, बहुत काम है। इफ वी हैव टू बी रेडी, कि फिर आपने सिर्फ काम करना है। चाइनीज आपको गलती की मोहलत नहीं देते। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंड्रिन सीख लीजिए एट एवरी लेवल। रेलिवेंट और राइट स्किल्स जो हैं वो उनको इक्विप करना चाहिए। और अभी अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, अगर उनको बीच में कोई गैप मिल रहा है अपनी ग्रेजुएशन के बाद और जॉब का,
तो उस टाइम में वो अगर चाइनीज लैंग्वेज को भी लर्न कर लें तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल होगी उनके लिए। एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल होगी, बिकॉज चाइनीज का मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, चाइनीज का एक माइंडसेट है, बिकॉज चाइना में बहुत कामयाब रहा है और वो उसी को रेप्लिकेट करें, वो यंग लोगों को रखते हैं। उनका कहना ये है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हम रखते हैं उनको हम अपनी तरह मोल्ड कर सकते हैं, जो कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो फ्रेश बच्चे सब सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको तो हम जिस भी तरह से चाहेंगे ना मोल्ड कर लेंगे। और अगर इन बच्चों के पास एक, और बाय द वे पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें बहुत हेल्प करती है, चाइना और पाकिस्तान गवर्नमेंट का आपस में एक कोलैबोरेशन है। अगर आप चाइनीज सीख लें, आप 1 साल के लिए चाइना जाके काम कर सकते हैं, विद द कंडीशन कि आप वापस पाकिस्तान आके काम करेंगे। दे वांट टू मेक श्योर कि आपको ना सिर्फ स्पोकन चाइनीज आती है, आपको बिजनेस चाइनीज भी आती है। तो अगर आप पाक चाइना सेंटर चले जाएं, आपको वहां से बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको इन बहुत चीजों का पता लगेगा, तो वही नॉमिनल कॉस्ट बाय द वे। सो ये तो हम सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी आपकी राइट टिप्स हैं। इसमें सीपैक तो मेरे ख्याल से एक ऐसा सब्जेक्ट है याज भाई, हम सादिया से रिक्वेस्ट करें कि फ्यूचर में प्योरली ऑन सीपैक इसकी प्रिपरेशन जो है इसके ऊपर हम एक सेशन कर सकते हैं। अभी एक बिल्कुल और बिल्कुल। मैं दूसरे, जी बिल्कुल, एक और टॉपिक की तरफ जाता हूँ। आउट प्लेसमेंट एक अभी टर्म जो है सुनते तो थे, लेकिन इसके ऊपर एमएनसीज आई थिंक थोड़ा काम भी करती हैं। तो हमारे जो एचआर के व्यूअर्स भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बताइए कि ये आउट प्लेसमेंट कैसे एक हेल्दी रोल प्ले करती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है, और जो उस एक्टिविटी के पार्टिसिपेंट है वो उनके लिए ये आउट प्लेसमेंट एक्टिविटी कैसे बेनिफिशियल है। देखिए, आउट प्लेसमेंट के दो फायदे। आउट प्लेसमेंट तब होती है जब एक कंपनी एट ए टाइम 20 to 20 मिनिमम नंबर है, यूजुअली 20+, और ये नंबर 200-250 तक भी जाता है लोगों को, फॉर एनी रीजन, ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, बिजनेस खत्म होने के हवाले से, जब उनको उनकी जॉब खत्म हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है, डिमोटिवेशन होती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जॉब खत्म हो रही है। उनके लिए जो जा रहे हैं और जो पीछे आपके एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए एक बहुत एंजाइटी का सबब बन जाता है कि भाई इतने लोगों को निकाल दिया तो कल हम हमारे साथ क्या होगा। तो आउट प्लेसमेंट में ये होता है कि कंपनी पे करती है, 4 से 5 सेशन होते हैं, और ये सेशन इस तरह से होते हैं जिसमें करियर काउंसलिंग भी होती है, जिसमें पहले सेशन में हम सिर्फ कैंडिडेट के साथ मिलके बात करते हैं कि उसकी उस वक्त वो खड़ा हुआ कहाँ है, वो इमोशनली कहाँ खड़ा हुआ है, कितनी उसको प्रॉब्लम आ रही है। एक कंफर्ट जोन में उसको लेकर आते हैं, जो कि किसी भी काउंसलिंग का मेन पार्ट है। और उसके बाद फिर हम उनसे ये पूछते हैं कि वो आगे वो क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि यूजुअली लोग जो है ना, एक हर एक की एक विश लिस्ट होती है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि जी अब मैंने उस कंपनी में जाना है या मैं यहाँ जाके काम करूंगा। उसकी हम एक्सपेक्टेशन रियल सेट करते हैं कि भाई आपने सोचा है, लेकिन रियलिटी में इस वक्त मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या नहीं अवेलेबल है। आपने अपना रेज्यूमे उनका हम पूरा उनके साथ बैठ के ठीक करते हैं, उनके स्किल सेट के हवाले से बनाते हैं। जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम सब 2-3, हम एक जॉब तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में 1-2 और जॉब्स भी कर रहे होते हैं। हम उनको एक जेनेरिक सीवी बना के देते हैं, एक उनको फिर स्किल स्पेसिफिक बना के देते हैं। अभी एक साहब हैं, वो सप्लाई चेन भी कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने कस्टमर जर्नी पे भी काम किया है। तो एक हमने उनको जेनेरिक सीवी बना के दिया है, एक हमने उनको इस हवाले से बना के दिया है कि आप कस्टमर सर्विस के लिए भी देख या जर्नी के लिए भी देख सकते हैं। तीसरा स्टेप ये होता है कि जॉब कैसे ढूंढनी। अभी जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि रोड मैप बनाना, यहाँ पे रोड मैप थोड़ा फर्क बनता है, बिकॉज एक डिमोटिवेशन का लेवल जरूर होता है। जब जॉब जाती है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक आता है। उनकी फिर उनके साथ हम रोड मैपिंग पूरी करते हैं,
उनको हम बहुत सारे वर्चुअल टूल से इक्विप करते हैं कि भाई, जो मैंने भी बात की कि फ्रीलांस काम कीजिए। जरूरी नहीं कि फ्रीलांस काम से वर्चुअल हो, आप लोगों से भी बात कर सकते हैं। आप अयाज साहब के पास आ सकते हैं, नवीद के पास आ सकते हैं। अगर कोई लोड़ है तो नवीद के पास आ सकता है कि भाई, मैं एट सर्टेन कॉस्ट आपका काम कर दूंगा, यू डोंट हैव टू हायर मी। अयाज को आके कह सकते हैं कि आप मुझे परमानेंट रोल पे नहीं रखें, मेरा 15 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपके पास एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाता हूँ जहाँ आपको मुझे बेनिफिट्स नहीं देने, या मैं फ्लेक्सिबल आवर्स पे आपके लिए काम कर सकता हूँ। तो ये वो चीजें हैं जो हम उनको ट्रेन भी करते हैं और बताते हैं। फिर नवीद, जब आउट प्लेसमेंट वाली कंपनीज होती है ना, तो यूजुअली आपको गोल्डन हैंडशेक भी देती है। इसका मतलब है कि आपको एक काफी हैंडसम अमाउंट अकॉर्डिंग टू योर रोल मिल जाता है। बहुत सारे लोगों को उस वक्त पैसे बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं और बहुत वो गलत डिसीजन खरीद लेते हैं, बिकॉज एक आदमी जिसने 10-15 साल या 5 साल या 8 साल से जॉब की हो, उसका कारोबार का तजर्बा नहीं हो। हम उनको उसमें भी गाइड करते हैं कि भाई, आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आपको अपना किचन कैसे चलाना है। और उनको हम इमोशनली ज्यादा रेडी करते हैं कि 3 से 6 महीने या साल या 1.5 साल भी लग सकता है जॉब के लिए। तो आपने वो अपना टाइम किस तरह से प्रोडक्टिवली गुजारना है। बिकॉज जब घर का सरबराह या खातून फॉर दैट मैटर विदाउट जॉब हो जाती है ना, तो घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। तो आपने सबको साथ लेके चलना है। तो आउट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक पूरा पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं है, पॉइंट ए से लेके वो आपको पूरा एंड तक लेके जा। और इसमें हम सिर्फ ये 4 सेशंस तक बात नहीं रखते, हम इसकी हैंड होल्डिंग बहुत उस वक्त तक करते हैं जब तक जॉब नहीं पाते। और इसमें मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं बाय द वे, जो कि सबसे जरूरी होता है कि हम मॉक इंटरव्यू करें कि हमने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। ये एक प्रैक्टिस है जो हमारे यहाँ नहीं होती। और मैं बार बार देखती हूँ कि जो चीज हम सेशंस में, अगर ज्यादा लोग हों तो हम 5 से 8 लोगों का सेशन करते हैं, कि मॉक इंटरव्यू हमने किया, जो कि सब मेक एंड ब्रेक होता है एक जॉब के लिए। और जो चीजें ऑडियंस ने पॉइंट आउट की कि ये गलत की थी, अगला कैंडिडेट वही गलतियां दोबारा कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें बार बार मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए। अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, आप इंटरनेट पे जाके देखें, अब हर चीज अवेलेबल है। सो आउट प्लेसमेंट इज बेसिकली इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल गाइडेंस, हाउ टू फाइंड अ जॉब, प्रोफेशनल गाइडेंस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हाउ टू cope with that time with your family and your loved ones. याद भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जी टाइम बिल्कुल हम जी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, जो गिवन टाइम है। जी जी इसमें सादिया प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि HR SI कभी, जैसे पाकिस्तान में रिनाउंड लीडिंग ब्रांड है, तो एक जनरल इम्प्रेशन ये होता है कि ये जो इस तरह की रिक्रूटमेंट या कंसल्टेंसी कंपनीज हैं, ये एम्प्लॉयर के लिए सर्विसेज ऑफर कर रही होती हैं और वो एम्प्लॉयर का के लिए काम करती हैं। क्या कुछ इंडिविजुअल्स के लिए भी इसके अंदर होता है कि इंडिविजुअल डायरेक्टली आपको अप्रोच करें, इंडिविजुअल जो है वो बताए कि जी मेरी ये क्वालिफिकेशन है, और जो एक्सपीरियंस वाला है वो अपना एक्सपीरियंस बताए, और आप फिर उसके लिए जो है राइट प्लेसमेंट उसको सर्च करते हैं? ये वाला रोल जो है, ये अगर है तो वो इतना नाउन नहीं है, काइंडली इसके ऊपर बताइए जरा। अच्छा देखिए, वो बिजनेस मॉडल फर्क है। इंडिविजुअल्स हमें बिल्कुल अप्रोच करते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए अप्रोच करते हैं, रेज्यूमे राइटिंग के लिए करते हैं। ये हमारी एक पेड सर्विस है। बाकी जो आपने बात कही कि क्या हम कैंडिडेट के लिए जॉब ढूंढते हैं, वो मॉडल फर्क है। एग्जीक्यूटिव सर्च जो है ना, वो दो हैंड इन हैंड काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए भी और कैंडिडेट के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं नवीद, आप लॉयर हैं, आज आपसे मुलाकात हो गई, मेरे पास कल परसों 6 महीने बाद जब भी एक जॉब आती है जहां हम कहते हैं हमें इस क्वालिफिकेशन का लॉयर चाहिए, तो हम आप ही के पास आएंगे। तो कैंडिडेट को हमारे पास आना बहुत जरूरी है। हम कैंडिडेट को कभी चार्ज नहीं करते, ये हमारा बिजनेस मॉडल। कैंडिडेट अक्सर मुझे फोन करते हैं कि मैं जिनके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ मेरे पास आने के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं। क्लाइंट जब मुझे जॉब ऑर्डर्स देते हैं,
तो मैं हमेशा क्लाइंट को कहती हूँ कि आज मैंने आपको कैंडिडेट प्रेजेंट किया, जो आपका सवाल है, आई एम लाइक अ शॉप, मेरे पास तो कैंडिडेट आ रहे होते हैं, हो सकता है कल मेरे पास एग्जैक्टली वो कैंडिडेट आ जाए जो आपको चाहिए था, या जो मैंने प्रेजेंट किया उससे बेहतर आता है। तो कैंडिडेट्स को हमारे पास खुद आना होता है, हम तो सोर्स करेंगे, हम तो जब हमारे पास जॉब आती है, हमारा अपना डेटा बेस है जिसमें कम से कम इस वक्त ज्यादा नहीं, लाख 1.5 लाख कैंडिडेट अवेलेबल है, जिसमें से कम 15-20 हजार तो वो है जो एक्टिव है, फिर पैसिव कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट वेट करेगा कि हम उसके पास आए, तो हो सकता है हम वो विंडो मिस कर दें, हो सकता है वो लिंक्डइन पे ना हो, हमारे डेटाबेस में ना हो। तो कैंडिडेट्स को जरूर कंपनीज को अप्रोच करना चाहिए, केयरफुल जरूर होना चाहिए कि आप कितनी एथिकल और नोन कंपनीज के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि आपका सीवी मार्केट में हर एक के पास ना हो। वो फिर आप जब हर एक के पास होता है ना, तो उसका फायदा नहीं होता, उसका नुकसान होता है। क्योंकि हर बिजनेस की तरह हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे लोग हैं, और हर क्लाइंट हमारे साथ काम नहीं करता, हर क्लाइंट के साथ हम काम नहीं करते। बस इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी हेडहंटर्स गलत है या हम बेहतर है, लेकिन मेक श्योर के दो एक अच्छे एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट के साथ काम करें। प्रैक्टिस है। आपका जो सवाल था कि क्या कैंडिडेट को लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो कैंडिडेट को चार्ज करते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं, बट दैट्स नॉट आवर बिजनेस मॉडल, एंड दैट इज अगेन इंडिविजुअल चॉइस बिटवीन अ कैंडिडेट एंड अ क्लाइंट। तो उस पर मैं बात नहीं। जी बिल्कुल ठीक। और इसमें हम ये कर सकते हैं आज के अपने व्यूअर्स के लिए कि आपका डेफिनेटली थ्रू वेबसाइट आपको अप्रोच कर सकते हैं, उसमें आपका कांटेक्ट या कैरियर साइट पे जाके रिज्यूमे सबमिशन की ऑप्शन होगी, तो हम हमारी कमेंट्स में वेबसाइट पे आप बिल्कुल जी है। मैं आप कमेंट्स में जो है ना आफ्टर सेशन हम वो लिंक जो है पेस्ट कर देंगे कमेंट्स में, सो दैट के जो लोग वीडियो से इंफॉर्मेशन लेने के बाद रिज्यूमे सेंड करना चाह रहे हैं तो वो थ्रू वो लिंक होगा वहां से सेंड कर सके। वो कर सकते हैं, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आप हमारी वेबसाइट पे हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पे भेजिए। somebody from my office will definitely come back to you। जी थैंक यू। अजाज भाई आप। अब नवीद भाई जो ना वो जो लाइव कमेंट्स उसको अगर आप कैरी ऑन करें जी मैं क्यूए जी सेशन के लिए। बिल्कुल इसमें मैं जी बिल्कुल ठीक है। अभी शाहिद साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एंड में ले रहे हैं तो स्टार्टिंग पे कमेंट था इनका, यू आर सेइंग वेलकम, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। देन इकरामुल्लाह इकराम खान। उल्लाह खान, एनी सजेशन फॉर न्यू यंग मेंबर्स। एक्चुअली ये भी हम कमेंट ले रहे हैं बिल्कुल एंडिंग पे, आई थिंक ये वाली आंसरिंग हो चुकी हैं ड्यूरिंग बिल्कुल हो डिस्कशन। ये गुलाम सरवर चांडियो साहब हैं हमारे SARP फोरम में काफी एक्टिवली और सीनियर हैं। इन्होंने अपनी एब्सेंस का बताया कि मैं बाद में रिकॉर्डेड वर्जन इसका देख लूंगा, थैंक यू। और चांडियो साहब आपके इनपुट का भी हम इंतजार करेंगे। हाँ जी, साबिर साहब, हाउ कैन बी मेड करियर प्लानिंग इन प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन। डिस्कशन तो हो गई, इसमें कुछ फर्दर एडिशन अगर आप करना चाहें तो। देखिए, पेंडेमिक सिचुएशन तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं। आपको इस वक्त ये सोचना है, मैं हमेशा कैंडिडेट से पूछती हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपके पास लग्जरी है टाइम की या नहीं है। ये एक बहुत जाती सी सवाल हो जाता है कि क्या आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, फाइनेंशियली, पर्सनली, और दोनों चीजों को देख के आपको डिसीजन लेना है। मेरे पास कल एक कैंडिडेट आए हैं, वो कतर से आए हैं, ही इज एक्सट्रीमली गुड in his own field. When I asked him, I said, what kind of a compensation are you looking at? He said, मैं इस वक्त सैलरी नहीं देखता, इस वक्त मुझे अपना करियर शुरू करना है। तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एक पर्सनल सिचुएशन है। अगर आप अपना करियर देख रहे हैं, तो फिर आपको पहले ये देखना है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप अगले 6 महीने 1 साल बगैर जॉब के रह सकते हैं। मेरी कुछ दिन पहले कैंडिडेट से बात हुई है, वो पिछले 1.5 साल से बगैर जॉब के हैं, और मैंने उनको ये कहा था कि देखिए, आप अब मजीद आइडियल जॉब के वेट में ना रहे हैं, बिकॉज अब आपका सीवी खराब होना शुरू हो गया।
सो ये बहुत, इसके लिए साबिर रजा आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत पर्सनलाइज सवाल है, इसको मैं एक जनरल जवाब नहीं दे सकती, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी सब क्या प्रेफरेंस। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं जी, काशिफ सिद्दीकी साहब इज सेइंग कैन वी से द अप्रेंटिसशिप रिप्लाई इंटर्नशिप्स बिकॉज करंट एचआर स्ट्रेटजी इग्नोर द अप्रेंटिसशिप। आई थिंक ये वो थोड़ा सा जो मैं समझ रहा हूँ ये बात कर रहे हैं कि इंटर्नशिप भी हम देखते हैं मोस्टली रेफरेंस बेस्ड ज्यादा चल रहा होता है। एचआर में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जिस स्टूडेंट की नेटवर्किंग होती है किसी भी चैनल से, तो वो सक्सेसफुली वहाँ इंटर्नशिप कर पाता है। तो ये शायद कह रहे हैं कि एचआर एज ए सोसाइटी एक जो है इसको ओपननेस इसके अंदर उस तरीके से नहीं है। देखिए, लिंक्डइन के बारे में आप सब जानते हैं, लिंक्डइन से बड़ा कोई टूल नहीं है जॉब्स ढूंढने के लिए, कैंडिडेट ढूंढने के लिए, एनीथिंग रिलेटेड टू करियर। लिंक्डइन के सीईओ का इंटरव्यू था और उन्होंने पूछा कि आप हमें एक टिप दीजिए कि नौकरी कैसे ढूंढनी है, तो उन्होंने कहा नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग। ये लिंक्डइन के सीईओ कह रहे थे। तो नेटवर्किंग कोई बुराई नहीं है, हमने इसको बुराई बना लिया है। आप नेटवर्क करेंगे तो ही आपको कोई इट्स अ सर्कल, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, आपका हाथ कोई और पकड़ेगा। तो जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे, चाहे वो एचआर सोसाइटी हो या कोई और हो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। पढ़ाई के दौरान भी नेटवर्किंग की जरूरत है ना। हर कॉलेज में, हर स्कूल में इतनी एकेडमिक सोसाइटीज होती हैं, वो होती इसीलिए। सो आई थिंक इट्स अप्रेंटिसशिप एक पुराना वर्ड जरूर है, बात तो वही है, इंटर्नशिप वाली। इंटर्नशिप, पपलशिप, अप्रेंटिसशिप वही है। बिल्कुल, तो सारी एक चीज तो बिल्कुल तजर्बा ही है ना, देखिए नाम फर्क हो जाते हैं, जी, और एक्सपीरियंस इसमें मोबाइल। वही नेटवर्किंग वाली बात आपकी दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता कि एचआर यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ घर आके कहे कि आप चूंकि ग्रेजुएट हो गए हैं और आए हम आपको इंटर्नशिप करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें काशिफ साहब इज आस्किंग के स्विचिंग कल्चर जो है हमारी सोसाइटी में, इस पर भी बात हो गई कि अगर वो प्रोग्रेसिव है तो दैट्स फाइन, अगर नेगेटिव है, नेगेटिव में डोमेस्टिक रीजन और प्लस अभी पेंडेमिक के लिए भी एचआर को प्रिपेयर होना चाहिए कि ये रीजंस अब आएंगे फ्यूचर इंटरव्यूज में कि हमारा जो कैरियर में जो गैप आया वो ड्यू टू दिस पेंडेमिक था, ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो डिस्टर्ब थे, कैंडिडेट का उसमें फॉल्ट कोई नहीं था। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन या इसकी तरफ कमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट कैन वी डू फॉर आवर सक्सेसफुल करियर प्लानिंग इन पेंडेमिक सिचुएशन? इस पे बात भी आई थिंक हमने कर तो ली थी। मैं बता देती हूँ, स्टिक टू द जॉब दैट यू हैव। इसका बड़ा सिंपल सा है कि पेंडेमिक में जो नौकरी है उसको पकड़ के बैठे, उसको पकड़ के बैठे हैं। और इसकी हम प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे कट भी लगे हैं और वहां पे एम्प्लॉय जो है वो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। रीजन डिमांड एंड सप्लाई का है कि मार्केट में जॉब्स की उस तरह डिमांड नहीं है और सप्लाई जो है जहां जहां बैठी है वहीं बैठी रहे तो बेहतर है। तो काशिफ साहब का ये बड़ा एक क्वेश्चन, इस पे मैं भी चाहूंगा आप कुछ हमें बुलेट पॉइंट्स में कुछ टिप्स दे दें, हाउ वी प्लान ओवर सक्सेस कैरियर, एक सक्सेस कैरियर के लिए जो है क्या क्या करना चाहिए। देखिए काशिफ, पहले तो सक्सेस डिफाइन कीजिए ना, बहुत रिलेटिव है सक्सेस। पांच लोगों के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, पांच लोगों के लिए उस करियर में पैसा इंपॉर्टेंट है, पांच लोगों के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। बुलेट पॉइंट बहुत आसान है। आपकी अपने काम में महारत सबसे पहले जरूरी है। जो काम करते हैं यू शुड नो दैट वर्क 100%। उसके बाद जो बात मैं दोबारा दोहराऊंगी, आपका एक इंटरनल कस्टमर है, एक एक्सटर्नल कस्टमर है। इंटरनल कस्टमर आपका वो तमाम लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग समझते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स करके कामयाब हो जाएंगे, याद रखिए
आपके नीचे भी कोई है जो आपसे बेहतर पॉलिटिक्स कर सकता है और आपके बराबर है जो आपसे बेहतर कर सकता है। बी गुड इन योर वर्क, इंटरनल कस्टमर्स को साथ लेके चलिए। एक्सटर्नल कस्टमर वो हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, डू योर नेटवर्किंग विद देम। एनीबडी हु इज फ्लेक्सिबल, पीपल स्किल्स होने बहुत जरूरी हैं। आप अपने काम में बेइंतहा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीपल स्किल्स अच्छे नहीं है, अप्रेजल के वक्त आप हम अयाज एचआर में ये आपको बार बार इस बात को जरूर इंडोर्स करेंगे, जिन लोगों के पीपल स्किल्स अच्छे हैं वो हमेशा आगे जाते हैं। काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पीपल स्किल होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 3 सक्सेस फैक्टर्स हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर के साथ नेटवर्किंग अच्छी रखिए, पीपल स्किल्स बहुत अच्छे रखिए, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ काम में भी 100% ऑनेस्टी होनी जरूरी है। तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसके पास ये 3 चीजें हों वो आगे ना गया। Excellent, excellent. और that's all from comment side, Yasmin. नवीद भाई इसको सेशन को एंड करेंगे एंड थैंक यू मिस सादिया हारून Thank you फॉर so much for ज्वाइनिंग अस। inviting me and और look forward to interacting again. नवीद भाई के साथ हम प्लान करेंगे एक सेशन और, आपके साथ हमारे माइंड में चल रहा है, वो करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन SIRP सेशन। नवीद भाई प्लीज। जी बिल्कुल, मैं भी आई फील ऑनर्ड कि आज हमने एक बड़ा अच्छा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन था और प्रैक्टिकल टिप्स आई हैं कि ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है, एक्शंस क्या करने हैं। यानी आज इस टॉक का आउटकम ये हो सकता है कि अभी इस सेशन से बाहर निकले तो अपना वीडियो रिज्यूमे बनाना शुरू कर दें। इससे बाहर निकले तो लिंक्डइन पे चले जाएं और अपना आज कनेक्शंस जो हैं वो सेंड करना शुरू कर दें, कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो आज हमने प्रैक्टिकल टिप्स देखी हैं इस सेशन में। जो टिप हमें स्टार्टिंग में मिली कि कुछ कंपनीज जिनको आपने प्लान किया हुआ है उनकी अभी वेबसाइट देखना शुरू कर दें, उनकी फाइनेंशियल रिटर्न्स को देखना शुरू कर दें। तो ये काफी एक मेरे पास लंबी लिस्ट, मैंने ये नोट्स लिए हैं। तो आज सेशन वाज फुल ऑफ लर्निंग और विद प्रैक्टिकल टिप्स। तो ये होपफुली व्यूअर्स के लिए भी बड़ा इसके अंदर यूजफुलनेस होगी। और once again I am grateful to Miss Sadia Haroon and this was honor for SIRP community कि आज आप हमारे पास आए इस सेशन में और आपने अपना जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए। और इसी नोट के साथ इस सेशन को आज क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग। थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज।